डॉक्टर घनश्याम मासुदानी जी को आप स्मृति चिन्ह लेके उनका स्वागत कीजिए और कुछ शुभम और रजनीश। डॉक्टर आशु मिश्रा, डॉक्टर आशु मिश्रा, डॉक्टर दिनेश सिंह जी को भी स्मृति चिन्ह और पुष्प देकर के सम्मानित। तो शुभम और रजनीश, ये जो आशु मिश्रा जी हैं और दिनेश जी हैं, खाने के बाद तालियां वालियां भी बजाई दीजिए। दीपक गुप्ता जी, आगे बढ़िए। एक्चुअली ऑडियंस काफी कम हो गई है, ऑडियंस बहुत कम है और बाकी लोग जो खाना कंप्लीट कर लिए वो ऊपर आते हैं। नीचे हाँ वो ऑडियंस बहुत कम हो गई है, बात ही में नहीं हाँ, ये मॉडरेटर इसमें है घनश्याम जी को माइक दे दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर घनश्याम मासुदानी, बड़ौदा, महाराष्ट्र से, और मुझे खुशी है कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण सत्र को मुझे मॉडरेट करने का अवसर मिला है, मुझे बोलने का अवसर मिला है। मेरे साथ जो तीनों साथी हैं वो भी साहित्य के क्षेत्र में मर्मज्ञ हैं और अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, तो आशा है कि चर्चा सार्थक बन पड़ेगी। देखिए, मैं थोड़ी सी दृष्टता करूंगा, विषय के शब्दों को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करना चाहूँगा, क्योंकि मैं कहानीकार हूँ और यहाँ भी विषय में भी है कहीं न कहीं कथा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि साहित्य में विकलांगता का चित्रण ऐसा नहीं हुए, कथा साहित्य में विकलांगता का चित्रण, विकलांग पात्रों का चित्रण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण तथा रूढ़ियाँ तथा उनका विवेचन, इस तरह से इसको यदि हम व्याख्या करने की दृष्टता करें तो गौरी जी बुरा नहीं मानेंगे। मेरी आवाज माशाल्लाह बड़ी अच्छी है मेरी आवाज। तो अभी आ रही है आवाज सबकी तरफ जी? तो मैं ऐसा समझता हूँ, जहाँ तक मेरा खुद का अध्ययन है हिंदी साहित्य का और विशेष रूप से हिंदी कथा, तो मैंने 60s 70s की भी कहानियाँ पढ़ी हैं, 80s 90s, और अभी सबसे अधिक मैं समकालीन लेखकों को मैं पढ़ता हूँ, कहानी पढ़ता हूँ और थोड़ा थोड़ा लिखने का भी प्रयास करता हूँ। तो मेरा स्वयं का अनुभव ये रहा है कि विकलांगता जिस तरह से समाज के पटल से मिसिंग है, गायब है, उसी तरह से वो साहित्य से भी गायब। क्योंकि राजेश भाई अक्सर कहते हैं, मैं उनको सुना है कि साहित्य क्या है, ये समाज के 7 रंगों के रंगों को एक साथ मिला के बनाया गया स्पेक्ट्रम है। तो उस स्पेक्ट्रम, जो चीज समाज के पटल से गायब होगी, समाज के मानस पटल से यदि गायब होगी, तो ये प्राकृतिक बात है कि वो साहित्य से भी गायब होगी। लेकिन जितना भी विकलांगता का चित्रण हुआ है, विकलांग पात्रों का चित्रण हुआ है, वो एक समस्या प्रधान पात्र, विकलांगता को समस्या के साथ जोड़ करके देखा गया है और कहीं न कहीं उनका समाधान तलाश करने की एक तो कोशिश की गई है कथा साहित्य में,
जो कि एक साहित्यकार का काम है ही नहीं। समस्या का समाधान तलाश करना ये समाज सेवक का काम हो सकता है, समाज सुधारक का काम हो सकता है, लेकिन साहित्यकार का काम नहीं होता है। जैसा अभी विनोद भाई भी कह रहे थे, साहित्यकार का ये काम होता है कि जीवन को कलात्मक रूप से, जीवन की विविध विधाओं को, विविध आयामों को कलात्मक रूप से उभार कर, निखार कर सामने लाए और रुचिकर रूप से सामने लाए। और उसमें यदि कहीं आप इंगित कर सकते हैं किसी समस्या की ओर या किसी समाधान की ओर, तो वो अलग बात है। लेकिन कि कोई समस्या को लेकर के यदि आप कोई साहित्य गढ़ते हैं, तो वो जैसे कि कहा जाता है कि वो या तो कुछ और होगा या फिर प्रोटेस्ट लिटरेचर होगा, लेकिन वो सही अर्थों में साहित्य नहीं होगा। तो विकलांगता का भी जो चित्रण हुआ है कथा साहित्य में, वो एक तरह से समस्या प्रधान हुआ है, समस्याओं को छुआ गया है। एक विकलांग व्यक्ति का जीवन होता है, भरा पूरा जीवन होता है और मुख्य धारा से जुड़ा हुआ अभिन्न जीवन होता है। ये जो एक देखने का दृष्टिकोण है, और इसी को मैं सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी कहता हूँ, सामाजिक दृष्टिकोण भी है और यही सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी है। तो इस दृष्टिकोण से साहित्य बहुत कम यानी नहीं के बराबर रचा गया है। तो मैं चाहता यही हूँ कि इसकी हम समीक्षा करें और इसकी हम शुश्रूषा भी करें, मतलब इसका प्रयास भी करें कि साहित्य में विकलांगता का, विकलांग पात्रों का और इवन विकलांग समस्याओं का भी जो चित्रण हो, तो इस तरह से हो कि वो जीवन से निकले, जीवन से उभरे और जीवन से जुड़ा हुआ हो। विकलांगों का एक जीवन है और उसके कई कई आयाम हैं, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, आर्थिक है, कई कई आयाम हैं और वे आयाम काफी हद तक, जहाँ तक मेरा मानना है, काफी हद तक मुख्य धारा के जीवन से जुड़े हुए हैं। विकलांगता के कारण कुछ उसमें अलगपन आ जाता है, जैसे हम लोग विकलांगों को आजकल जो टर्म यूज की जाती है डिफरेंटली है, तो मैं उसी को सामने लाना चाहूंगा कि ये जो सारे विकलांगता के आयाम हैं वो मुख्य धारा से उपजते हैं, मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं और विकलांगता के कारण कहीं वो विभक्त होते भी हैं, थोड़े बहुत अलग होते भी हैं, तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास होना चाहिए साहित्यकार का, साहित्य का, और ये नहीं कि उसको अलग करके। मैं तो इसके भी पक्षधर बहुत नहीं हूँ कि एक विकलांग विमर्श, एक अलग विमर्श होना चाहिए, मैं इसका भी पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन चूंकि विकलांगता और विकलांग ये समाज के पटल पर नहीं है, तो किसी न किसी माध्यम से तो, किसी न किसी टर्मिनोलॉजी से तो उसको समाज के सामने लाना पड़ेगा। इसीलिए विकलांग विमर्श का महत्व है और रहेगा, वरना तो मैं साहित्य में किसी भी विमर्श के पक्ष में कभी रहता नहीं। क्योंकि नारीवाद की बात चलती है, तो देखिए नारियां इस संसार में 50% है, तो 50% जो पॉपुलेशन है उनका हम अलग विमर्श क्यों चलाएं, वो तो हमारा एक हिस्सा है, जीवन का अभिन्न हिस्सा है। मगर फिर भी यदि हमारा समाज की रचना कुछ इस तरह की है कि उनको आप अलग थलग करने का प्रयास करने लगेंगे, तो फिर इस तरह के विमर्श आगे आएंगे। खैर, ये एक अलग विवाद का विषय हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने थोड़ी बहुत अपनी बात रख दी है, तो एक एक करके हमारे जो विद्वान यहाँ पर पैनलिस्ट बैठे हैं उनकी व्यूज भी जानना आवश्यक है। तो सबसे पहला मैं सवाल जो यहाँ पर रखना चाहूंगा वो सभी के लिए है और एक एक करके बोलेंगे हमारे पैनलिस्ट कि आपकी दृष्टि में कथा साहित्य में, वो कथा साहित्य चाहे हिंदी का हो या अंग्रेजी का हो या कोई भी कथा साहित्य हो, और वो 60s की कथाएं हो या इतिहास की कथाएं हो या समकालीन कथाएं, कथा साहित्य में विकलांग और विकलांगता का चित्रण किस तरह से किया गया है, आपको क्या लगता है? सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आशु मिश्रा जी इस पर अपने उद्गार रखें। कॉर्डलेस टाइप का है वो बहुत धन्यवाद। मैं 2-3 चीजों पर अपनी बात रखना चाहूंगा इस सवाल के उत्तर में। बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं, कोशिश करूंगा जो कहा जा चुका है उसे ना कहूं। विकलांगता का चित्रण और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, मेरा इन 2 शब्दों पर जोर है कि विकलांगता क्या है, ये कौन तय करता है। जाहिर सी बात है कि साहित्य में ये तय करने का दायित्व तो साहित्यकार पे या रचनाकार पे छोड़ दिया गया है
और एक रचनाकार की विकलांगता संबंधी दृष्टि जो होती है वो उसी के आधार पर ये किस प्रकार उभारे। मैं एक उदाहरण से अपनी बात कहना चाहूँगा। अमृतलाल नागर हिंदी के बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। 2 कवियों पर उन्होंने 2 अलग अलग बड़े उपन्यास लिखे। एक तुलसीदास के जीवन को आधार बना के मानस का हंस, दूसरा सूरदास के जीवन को आधार बना के खंजन नयन। दोनों भक्तिकाल के कवि हैं। पृष्ठभूमि लगभग सिमिलर है, यानी उत्तर प्रदेश के कवि हैं। भारतवर्ष में महान ख्याति है उनकी। लेकिन रचनाकार जब तुलसीदास पर उपन्यास लिखता है तो उसका टाइटल है मानस का हंस। जब तुलसीदास पर उपन्यास लिख रहा है तो उसका टाइटल है खंजन नयन, सॉरी सूरदास। सूरदास के पास जो नहीं था वो नयन ही तो थे। वो नयन उस उपन्यास के टाइटल में हैं। क्यों है? रचनाकार की दृष्टि सूरदास की आंखों को छोड़कर उनके व्यक्तित्व के किसी पहलू पर ठहर ही नहीं पा रही है। आप देखने की कोशिश करेंगे तो समझेंगे। मानस खंजन नयन का आप पहला ही भाग पढ़ें तो उसमें दृष्टि, आंखें, उजाला, अंधेरा इतनी बार प्रयुक्त हुआ है कि मैं 20 बार तक गिनता रहा, फिर उसके बाद थक गया तो मैंने छोड़ दिया। ये क्यों है कि एक उस रचनाकार पर लिखने वाला कथाकार जो दृष्टिबाधित है, बार बार उसकी लेखनी उसकी आंखों पर केंद्रित हो जाती है। और जबकि मानस का हंस के आप पहले भाग को पढ़ें तो मुश्किल से एक जगह वो तुलसीदास की आंखों का जिक्र करते हैं, बस। क्या ये अनायास है? मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे लगता है ये अनायास नहीं है। तो जो एक दृष्टिबाधित का या एक विकलांग व्यक्ति का विकलांग होकर समाज में कुछ भी प्राप्त कर लेना है, वो अक्सर लोगों को चमत्कृत करता है और इसलिए वो दूसरे शब्द ढूंढते हैं, जैसे अंतर्दृष्टि, दिव्य दृष्टि, प्रज्ञा चक्षु। दुनिया बहुत दृष्टि केंद्रित होती जा रही है। हम लोग तो मिठाई भी खाते तो कहते हैं खाकर देखो। अरे देखना क्या था इसमें? भाषा ऐसी है। तो सवाल सबसे बड़ा ये है, जो मैं पहली बात कहना चाहता हूं, वो है भाषा की समस्या। इस दृष्टि से अगर आप प्रेमचंद को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि रंगभूमि में जो उन्होंने सूरदास का कैरेक्टर बनाया, तो सूरदास नायक नहीं, वो महानायक है। 20वीं शताब्दी के हिंदी के कथा साहित्य का शायद सबसे बड़ा महानायक। बहुत कम, होरी भी नायक बनते बनते रह जाता है, ठीक से बन नहीं पाता बेचारा, क्योंकि आधी से ज्यादा कथा का तो होरी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो आप देखेंगे तो समझ पाएंगे इस चीज को। और जो खंजन नयन का सूरदास है, जो कि अमृतलाल नागर एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, प्रेमचंद के सूरदास की जो मोबिलिटी है, जिस तरह से वो चलता है, जिस तरह से वो दौड़ता है, और खंजन नयन के जो सूरदास हैं उनकी जो मोबिलिटी है, मुझे तो लगता है AICB से उनको मोबिलिटी ट्रेनिंग की जरूरत है। वो कहीं जा नहीं पा रहे हैं, जगह जगह उनको सहयोग की जरूरत पड़ रही है। ऐसे तो नहीं रहे होंगे सूरदास। जब मैं पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं, और जब सोचता हूं तो दूसरा सवाल पैदा होता है कि सांस्कृतिक संदर्भ, कौन सी संस्कृति? तो क्या विकलांगता की अपनी कोई संस्कृति हो सकती है, या फिर मुझे उन्हें भारत के इसी हेट्रोजीनियस कल्चर में कहीं लोकेट करना पड़ेगा? डिसेबिलिटी अपने आप में एक हेट्रोजीनियस सब्जेक्ट है, और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सवाल है जिस पे कभी विस्तार से और चर्चा करेंगे, कि जब हम कहें कि एक डिसेबिलिटी क्या कोई संस्कृति हो सकती है, या इसी संस्कृति के बीच हमें कहीं पर विकलांगता की संस्कृति को लोकेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि विकलांगता विमर्श की प्रस्तावना जब हम करें तो
हमें ये मानकर चलना पड़ेगा कि विकलांगता की भी एक संस्कृति होती है और उस संस्कृति की पहचान करवाना यदि कोई कथाकार नहीं करवा पा रहा है तो मैं ऐसी रचनाएं चाहे विकलांगों द्वारा विकलांगों के ऊपर की गई हों और चाहे किसी गैर विकलांग समाज के रचनाकार के द्वारा, मैं नॉन डिसेबल्ड को गैर विकलांग कहता हूं, तो उनके द्वारा कोई भी रचना की गई हो तो उसमें ऐसा कोई पात्र आए तो आने के बावजूद भी मैं उसे विमर्श का रचनाकार नहीं मान पाता हूं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर किस तरीके के प्रतिनिधित्व की जो बात चल रही है तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि 2-3 चीज़ें साहित्यकारों के मूल में रहती हैं। एक तो चमत्कार, दूसरा उनको ये लगता है जो उनकी समस्याएं हैं, विकलांगता के आधार पर उन्हें जो समस्याएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं गौण हो जाती हैं और वो महानायक इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनके लिए हर एक दूसरे व्यक्ति की समस्या महत्वपूर्ण है, जबकि उनके अपने होने का जो अर्थ है समाज में वो शायद बहुत कम विकलांगता संबंधी जिन पात्रों का चित्रण हुआ है उस पर वो चर्चा करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी अगला सवाल होगा तो उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद मिश्रा जी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वही प्रश्न मैं दिनेश जी से करना चाहूँगा, क्योंकि वो इतिहास के अध्येता रहे हैं। तो मैं आशा करूँगा कि इतिहास के पन्नों से झांक करके बताएं कि कहाँ विकलांगता है और कैसी है। तो सभी मित्रों को नमस्ते। आज गौरी शैल को धन्यवाद कर रहा हूँ सबसे पहले, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में और रोहिणी में यह प्रोग्राम हो रहा है और आज मलयालम के लिहाज से कृष्ण जन्माष्टमी है। सबको कृष्ण जन्माष्टमी शुभ। तो मैं अपने इस दर्शन से बात शुरू करता हूँ कि हम में से हर किसी को अनेकांतवादी होना चाहिए और हम में से हर किसी को बहुलता में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा या जो भी दुनिया की समृद्ध भाषा अपने आप को समझती है, सभी भाषाओं का अस्तित्व अनेकता से है। हिंदी भाषा में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, भारत की समस्त बोलियां, उपभाषाएं और न केवल बोलियां और उपभाषाएं बल्कि विदेशी भाषाएं, पुर्तगाली, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, बहुत सारे शब्द, अरबी, फारसी, बहुत सारे शब्द शामिल हैं। वैसे ही हमारे विमर्श का भी अस्तित्व संभव है कि अनेकांतवाद दर्शन से प्रभावित हो, जिसमें कि मल्टी एग्जिस्टेंशलिज्म, बहुअस्तित्ववाद के मद्देनज़र हम बात को रखेंगे। तो कहानी का सिलसिला है, तो मैं मिश्रा जी की बात को, डॉक्टर मिश्रा अभी जस्ट उन्होंने बोला कि साहित्य कौन तय करता है, कौन बताता है कि विकलांगता क्या है, तो उन्होंने बताया साहित्य। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ आगे, क्योंकि ऐड करने का फ़र्ज़ हमारा है, औरों का भी है। तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि जो धर्मगुरु है, ओरेटर है, थिंकर है, ये भी अपनी ज़रूरत के मद्देनज़र देखते हैं। लेकिन हम बार बार पीढ़ी दर पीढ़ी गलती करते आ रहे हैं कि हम संपूर्णता को समझते नहीं हैं। संपूर्णता क्या है, पूर्णता क्या है, फिर भी हम ये कहते हैं कि पूर्ण हो गया, पूर्णता को प्राप्त हो गया। वास्तव में अधूरापन में विश्वास करना ही हमारी सफलता हो सकती है और हम आगे बढ़ने के लिए बहुत से आयाम सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ऐसे में मैं जो प्रसिद्ध कहानी है, मैं कोई किसी भी कहानी की व्याख्या नहीं करूँगा, सिर्फ रेफरेंस देके आगे चलूँगा, क्योंकि व्याख्या में ज़्यादा समय लगता है। तो जो एक प्रसिद्ध कहानी सबने इतिहास में और अपने जाने कहाँ कहाँ पढ़ा है, सुना है कि गौतम बुद्ध ने 4 दृष्टिबाधित और 1 हाथी का उदाहरण दिया कि दृष्टिबाधित बंधुओं ने उसके पैर, उसके सूंड, उसका पूँछ, उसकी कान, सब कुछ छुआ और अपने अपने तरीके से शब्द दिए।
ये अल्पज्ञता ज्ञान की सीमांकन करने के लिए मनुष्य की ज्ञान की सीमा होती है, इस तरह के रूपक का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसका रेफरेंस है इति उत्तक, दीर्घ निकाय और उदान। ये 3 पुस्तकें बौद्ध पाली में अवेलेबल है। इन तीनों पुस्तकों में सेम कहानी थोड़े पाठांतर के साथ मौजूद है। और उसी तरीके से धम्मपद की टीका में एक कहानी आती है कि चक्षुपाल नाम का एक दृष्टिबाधित है जो काफ़ी तर्कशील है। वह कहता है कि मैं प्रकाश का महत्व नहीं जानता हूँ, मैं देख नहीं सकता हूँ, इसलिए जब तक कि मैं प्रकाश को छूऊं न, चखूं न, सुनूं न, सूंघूं न, तब तक प्रकाश का अस्तित्व नहीं मानूंगा। तो जो उस समय के विद्वान ब्राह्मण बंधु थे, उनको लगा कि इससे बेहतर बुद्ध को हराने वाला कोई हो नहीं सकता, इसको पकड़ के ले चलो। प्राय आज भी दृष्टिबाधित का इस्तेमाल, विकलांगों का इस्तेमाल कई बार इस तरह से भी किया जाता है राजनीति में। तो ये बहुत प्राचीन परंपरा है कि हमारा इस्तेमाल भी काफ़ी खूब तरीके से होता है। तो ले जाते हैं बुद्ध के पास, बुद्ध के सामने वही सेम प्रश्न रखते हैं और उन उत्तर बुद्ध का है कि इन्हें आपकी व्याख्या की ज़रूरत नहीं है। प्रकाश क्या है इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, इनको इलाज की ज़रूरत है। इनकी आंखें ठीक हो जाएंगी, खुद ब खुद समझ लेंगे, इसलिए आप प्रश्न सही तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। कहानी में ये बताया जाता है कि कुछ वर्षों बाद उसकी आंखें ठीक हो जाती है, बुद्ध से मुलाकात होती है, बुद्ध को धन्यवाद करता है, बुद्ध को कहता है कि बुद्ध आपने सही निर्देश किया। तो बुद्ध कहते हैं तुमने सही आशंका की, आशंका तुम्हारी जायज़ थी, अगर आशंका न करते, कठोर प्रश्न न पूछते तो मेरे तक कोई लाता ना। ठीक इसी तरीके से जब विनय पिटक सबने सुना है, विनय पिटक पाली में है, ये भिक्षु संघ का अनुशासन पुस्तक है। इसमें डिसिप्लिन्स हैं। पातिमोक्ष सूत्र है जिसमें बताया गया है कि संघ में जो संन्यास के लिए प्रवेश करते हैं उसके लिए किसी भी तरह के विकलांग व्यक्ति, एक आंख के विकलांग, एक पैर से विकलांग, एक हाथ से विकलांग, ऐसे लोगों को उपसंपदा यानी जो प्रवेश के समय जो शिक्षा होती है, दीक्षा जिसको हम अपने हिंदू परंपरा में कहते हैं, उपसंपदा के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाएगा क्योंकि सभी ज्ञानेंद्रियां सेंसिटाइजेशन के लिए सक्रिय नहीं हैं। लेकिन दीर्घ निकाय में सीगलोवाद सूत्र है जिसमें यह कहा गया कि जितने भी समाज में किसी भी तरह से विकलांग हैं उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं होनी चाहिए, सेवाएं होनी चाहिए, काम होना चाहिए, तमाम सारी बातें। इसी तरह से मनुस्मृति के अध्याय 3, 8, 9, 11 इन सभी में एक विशेष बात होती है कि विकलांग व्यक्ति किसी भी तरह से आंख से, पैर से या चर्म रोग हो या जो भी कुछ रोग जिसे कहते हैं, लेप्रोसी, एपिलेप्सिया और जो भी कुछ है, वो दान के योग्य नहीं है, अनुष्ठान में शामिल करने योग्य नहीं है और उनको दान देने से पाप मिलेगा। किसी को दान देने से 60,000 साल नरक योनि में 1,00,000 साल, 1.5 लाख साल भुगतना पड़ेगा। ये इस तरीके की जो हमारे प्रीचर्स थे और औरंगजेब जो आज के इतिहास में बहुत ही कुख्यात, औरंगजेब ने एक कानून की किताब संपादित की उस जमाने में, फतवा-ए-आलमगीरी, फारसी भाषा में। इस पुस्तक में सबसे पहले कहा गया है कि जजिया बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हो या दृष्टिबाधित हो या किसी भी तरह से विकलांग हो, ब्राह्मण व्यक्ति, इन पर जजिया लागू नहीं हो सकता। उसी तरीके से जो जजिया है उसी तरह से कहा गया कि इनका वंशानुगत जो संपत्ति है उस पर दृष्टिबाधित का हक होगा। हाँ, याद रहे, मैं ये भूल गया, मनुस्मृति में इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी पर राइट्स नहीं है डिसेबल्ड का। यहाँ पर इस इनहेरिटेंस पर प्रॉपर्टी पर राइट है। और निकाह जो शादी करने का है, शादी करने का भी यहाँ हक है, लेकिन पीछे के कानूनों में हमारे जो है शादी करने का हक नहीं है।
लेकिन सिर्फ मैं इस बात को समेट रहा हूँ, बात कहने को बहुत कुछ है, लेकिन बस इतना कह सकता हूँ कि ये आपत्ति नहीं कि किस पुस्तक में किसने क्या लिखा और क्यों लिखा, किस तरह से नरेट किया। बात ये है जिस भाव से पाप, पुण्य, दान, भय का डिस्कोर्स बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से एक धर्म से दूसरे धर्म तक, एक सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी तक इसको विस्तार से कहा गया, एक डिस्कोर्स के तौर में चलाया गया। उस तरह से समाज की जो समस्याएं जेन्युइन थी उसको सांसारिक, भौतिक कह करके उसे हमारे पूर्वजों ने नज़रअंदाज किया है। और एक बात ये कह सकता हूँ, बायोजेनेटिक जो सब्जेक्ट है ये बताता है कि हम सभी एक दूसरे के भोक्ता भी हैं, कंज्यूमर हैं, और हमें नहीं मालूम क्या जो बायोजेनेटिक है ये बताता है जो केला है सभी लोग खाते हैं, उसके डीएनए हमसे 50% माने मनुष्य से 50% मैच करता है। तो कभी हम केला भी रहे होंगे, याद रहे। और हम क्या क्या रहे होंगे हो। तो यहाँ पर मैं एक बात, वो खुसरो की बात है, उसका तर्जुमा हिंदी में कर दिया गया है कि मैं न रहा, तू न रहा, मैं तू हो गया, तू मैं हो गया। थैंक यू। आगे बात होती रहेगी। प्राचीन काल से लेकर यदि शुरू करें, इतिहास में यदि झांकें और औरंगजेब तक पहुँचे, तो मोटा मोटी यही बात सामने आती है कि विकलांग और विकलांगता को कहीं तो भी साइड ट्रैक किया गया है। उसके संबंध में कई सारी भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं। और जब दिनेश भाई कहते हैं कि मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में इस तरह की बातें जब लिखी जाती हैं, तो फिर आधुनिक साहित्य की तो बात ही क्या, क्योंकि हम सभी मनु की ही तो संतानें हैं। चलिए इसी प्रश्न पर अंत में दीपक भाई के विचार भी सुन लेते हैं और फिर आगे बढ़ाएंगे सिलसिले को। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ख़ास तौर पे AICB पूरी टीम और गौरी मैडम जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, सबका तहे दिल से धन्यवाद। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। बड़ी अच्छी बातें सुनने को मिली हैं। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, शिक्षक भी हूँ, तो वहीं से कुछ एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। प्रेमचंद अपने बहुचर्चित उपन्यास रंगभूमि की शुरुआत में पहले पन्ने पे लिखते हैं कि अंधे लोगों को भारत में ना नाम की ज़रूरत है ना काम की ज़रूरत है। सूरदास उनका बना बनाया नाम है और भीख मांगना उनका बना बनाया काम है। अब ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ये कौन बोल रहा है? क्या प्रेमचंद ये धृष्टता कर रहे हैं? क्या प्रेमचंद कहना चाहते हैं कि ब्लाइंड लोगों का कोई और नाम नहीं हो सकता सूरदास है, या उनका भीख मांगना ही काम है? मेरे मतानुसार नहीं, क्योंकि साहित्यकार, अच्छा साहित्यकार अगर है, अच्छे साहित्यकार की पहचान है कि वो अपनी बात को थोपता नहीं है। और ख़ास तौर से जब प्रेमचंद यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक राइटर है, रियलिज्म, तो उनका काम था यथार्थ को दिखाना। और जब समाज ऐसा सोचता है, जब समाज की अवधारणाएं ऐसी हैं, तो एक यथार्थवादी लेखक के नाते उनका एक दायित्व था कि इस बात को कहना। दरअसल इसमें एक व्यंग्य है, वो हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। इसके लिए सहृदय पाठक की भी ज़रूरत होती है। वो व्यंग्य यह है कि क्या हम लोग इससे आगे नहीं सोच सकते? क्या हमारा समाज एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को भीख मांगने वाला या सूरदास यानी कवि, गायक के अलावा नहीं सोच सकता? उसमें अगली पंक्तियों में भी कहते हैं कि ये भी उनकी विशेषताएं भी बड़ी प्रचलित हैं कि दिल में अगाध स्नेह रहेगा और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में गहरी रुचि रहेगी और गीत भजन ये करेंगे, और शरीर का भी व्याख्या करते हैं कि वो दुबले पतले होंगे। ये कहाँ के परसेप्शंस हैं? ये धारणाएं जो हैं ये समाज में निर्मित हैं।
और मुझे लगता है कि अच्छा साहित्यकार जो है वो डीप पर्सनलाइजेशन के प्रिंसिपल पे चलता है। ये हमारे साहित्य में एक कॉन्सेप्ट देते हैं, टी.एस. एलियट भी लिखते हैं। कुछ दूसरे शब्दों में हमारे जॉन कीट्स रोमांटिक पोएट हुए अंग्रेजी में, उन्होंने भी कहा है कि साहित्यकार अपनी बात एक अपनी पर्सनालिटी पे नहीं, वो इंडिविजुअलिटी से नहीं करता है, वो समाज के परिप्रेक्ष्य से करना चाहिए। आइए इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। रजनी एक उपन्यास है, लघु उपन्यास है, बंगाली में बंकिम चंद्र जी ने लिखा। उसमें एक नायिका है दृष्टिबाधित। मेरा चूंकि पीएचडी भी है और इस पे मैं काम कर रहा हूँ, एक चैप्टर है। वो शुरुआत में बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहती है। वो कहती है, हिंदी में मैं बता रहा हूँ, कि हम और तुम एक जैसे नहीं हैं। क्यों हम और तुम एक जैसे? इसलिए नहीं है कि हमारे दुख और दर्द, हमारे सुख खुशियाँ भी अलग हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि हम दुखी नहीं होते, लेकिन तुम्हें दुख के कारण तुम्हारे अलग होते हैं, सुख के कारण मेरे अलग होते हैं। तुम्हें सौंदर्य रंगों में दिखता है, दृश्य में दिखते हैं। मुझे मेरा सौंदर्य जो है वो ध्वनि पे केंद्रित है, स्पर्श पे केंद्रित है। अगर ये बात रजनी कह सकती है एक साहित्य में, वो किसको संबोधित कर रही है? वो एक दृष्टिवान पाठक को संबोधित कर रही है। और लेखक उसके जरिए ये बात कहलवाना चाहता है कि हमारे में अभी भी अलगाव है। दृष्टिवान व्यक्ति दृष्टिबाधित के जो पर्सपेक्टिव है, उसका दृष्टिकोण है, वो उस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए ये कहना पड़ता है। अब ये जो सवाल है कि ये चित्रण कैसी है, इसको क्या कहा जाए, तो मैं कहूँगा बहुआयामी है। क्योंकि हम जिस तरह से देखते हैं साहित्य को, हम पढ़ते हैं, उस तरह से हम समझते हैं। और साहित्य जो है लेखक से चलकर पाठक की हो जाती है, अच्छा साहित्य है तो। और पाठक अपने नज़रिए से, अपने तरीके से पढ़ता है। आजकल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की भी बात होती है, डेथ ऑफ द ऑथर की बात होती है, रोनाल्ड बार्थ लिखते हैं। फिर ऑथर डिस्कोर्स की बात होती है, फूको लिखते हैं, बड़े चिंतक हैं ये लोग। लेकिन यहाँ बात होनी चाहिए तो होनी ये चाहिए कि विकलांगता की चेतना कहाँ है, क्या हम उसको पकड़ पा रहे हैं? लेखक होने के नाते भी जिम्मेवारी है और पाठक होने के नाते भी जिम्मेवारी है। एमी विडाली कहती हैं अपने पेपर में कि जैसे दलित लोगों ने अपनी भाषा पे प्रश्न उठाए, हम जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हम दिव्यांग जनों के, विकलांग जनों को सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते भाषा या साहित्य में? दूसरी तरफ हम आलोचनात्मक जो कार्य होनी चाहिए, सर ने भी बोला, हमारे पास बहुत कम है। हम दूसरे तरीके से साहित्य को पढ़ने की ज़रूरत है, साहित्य की व्याख्या दूसरे तरीके से करने की ज़रूरत है, चाहे वो कहीं से भी हो। मेरा ये मानना है कि विकलांगता साहित्य के शुरुआत से अब तक है। आप कोई भी अच्छी किताब निकालिए, महाभारत निकालिए, रामायण निकालिए, सब जगह है। लेकिन एक खास तबके के, खास तरीके के जो उसकी आलोचना है, उसको वरीयता दी गई है, एबलिस्ट है इंटरप्रिटेशंस। हमें अपने तरीके से विकलांगता विमर्श अपने परिप्रेक्ष्य में उस साहित्य को पढ़ने और स्थापित करने की ज़रूरत है। क्यों हम धृतराष्ट्र को एक विलन की तरह ही देखते हैं? क्यों हम शकुनी जी को एक विलन की तरह ही दिखाया जाता है? क्योंकि लेखक और यहाँ पे रीडर दोनों की घुली मिली ये चाल है। हमें खुद लिखने की भी ज़रूरत है और खुद एक्टिवली पढ़ने की ज़रूरत है। फिलहाल कई लोग ये कहते हैं कि साहित्य जो है आज तक जितना लिखा गया वो या तो दो प्रिंसिपल पे लिखे गए, या तो स्टॉक कैरेक्टराइजेशन है या मेटाफर है। मतलब या तो रूपक दिखा दिया जाता है प्रतीकात्मक रूप से विकलांगता को, या फिर पात्रों को रूढ़िवादी तरीके से चित्रित किया जाता है। इसमें सच्चाई है, लेकिन पूरी सच्चाई यह नहीं है। कई साहित्य, कई लेखन, कई कहानियाँ हमें मिलेंगी जिसमें अगर हम एक्टिवली रीडिंग करें, अगर हम अपने चेतना से, अपने परिप्रेक्ष्य से पढ़ें विकलांगता को केंद्र में रखकर, तो उसमें इतनी पोटेंशियल है कि वो झकझोर सकती है। अगर हम सहृदय पाठक हैं तो हमें उसमें नई विचार बिंदु निकलेंगे
जिसके ऊपर हम विकलांगता विमर्श को खड़ा करके स्थापित कर सकते हैं और मुख्य धारा तक ले जाते हैं। फिलहाल इतनी मेरी बात है। धन्यवाद दीपक भाई, आपने बहुत विद्वतापूर्ण वक्तव्य दिया। मैं इतिहास से निकल करके प्रेमचंद से थोड़ा सा आगे आकर के समकालीन साहित्य की यदि बात करूं, तो आज जो समकालीन कहानी लिखी जा रही है, खास करके हिंदी कहानी की मैं बात करूं, तो आज का लेखक जो है, क्योंकि मैंने कई कहानी पिछले 5 साल में मैंने कम से कम 3-4 हज़ार कहानियाँ पढ़ डाली। तो आज का समकालीन जो लेखक है वो आज जो 60s और 70s का जो लेखक था, 80s का जो लेखक था, आज जिसको हम पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं, तो पोस्ट मॉडर्न लेखक जो है वो अधिक सेंसिटिव है। और चाहे समकालीन कहानी में विकलांग और विकलांगता का भले प्रत्यक्ष चित्रण ना भी हो, तो भी आज ऐसा भरपूर साहित्य लिखा जा रहा है जिसे आप विकलांग विमर्श की दृष्टि से इंटरप्रेट कर सकते हैं। और कई ऐसी चीज़ों की ओर संकेत किया जाता है कि जो विकलांगों से और विकलांगता से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई होती है, आज ऐसा साहित्य भी लिखा जा रहा है। तो ये एक आशा की किरण है, इसको कहा जा सकता है कि समकालीन साहित्य में जो संवेदनशीलता है वो धीरे धीरे करके ही सही वो बढ़ती जा रही है, जिसको इस चर्चा की भाषा में कहा गया है कि रूढ़ियाँ और उनका विघटन। तो रूढ़ियाँ और उनका विघटन, समकालीन साहित्य में रूढ़ियों का विघटन धीरे धीरे ही सही होता हुआ दिख रहा है। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, अपना अनुभव है। चूँकि समय की सीमाएं हैं, वरना मैं उदाहरण भी कई सारे लेकर के आया था, देना चाहता था, लेकिन मैं यहाँ ये चाहूँगा कि एक संक्षिप्त सी टिप्पणी मेरे तीनों विद्वानों से ले लूँ, ताकि उसके बाद हम इसको कंक्लूड कर सकें कि आप क्या समझते हैं कि समकालीन कथा में, कथा साहित्य में क्या सचमुच संवेदनशीलता बढ़ रही है, रूढ़ियों का विघटन हो रहा है? आशु मिश्रा जी से निवेदन। जी, सवाल फिर से वही खड़ा है कि संवेदनशीलता किस मायने में, किसकी और किसके लिए? क्यों हम ये किसी लेखक से आशा करें कि वो हमारे प्रति संवेदनशील हो? लेखक है ही क्या? अभी दीपक जी बात कर रहे थे, सुबह विनोद जी ने अप्रत्यक्ष रूप से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को और स्ट्रक्चरलिज्म को कोट किया। दीपक जी जिस बात की बात कर रहे थे, डेथ ऑफ द ऑथर, तो सेम सवाल जो दीपक जी ने पूछा प्रेमचंद के कॉन्टेक्स्ट में, रोलान बार्थ जॉन मिनेला के कैरेक्टर के थ्रू पूछते हैं कि बोल कौन रहा है, हु इज स्पीकिंग। तो हम ये अनुमान क्यों लगाते रहें कि लेखक संवेदनशील है या नहीं है? क्या लेखक का एक लेखक की तरह समाज से पृथक कोई अस्तित्व है? क्या उसकी कोई और सुपीरियॉरिटी है जो समाज से अलग है, जिसे फूको कहते हैं ऑथर मीन्स अथॉरिटी, एक पावर सेंटर? क्या हम वाकई ऐसा कोई पावर सेंटर बनाने के लिए अभी भी तैयार हैं? अगर हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं है तो हमें फिर दूसरे सवाल पे विचार करना पड़ेगा कि फिर ऑथर कौन हो सकता है? हम सब ऑथर हैं, हम सब की अपनी एक कहानी है, वो कहानी जो किसी दूसरे कैरेक्टर से अलग है, जो बिल्कुल समकालीन है। हम वो लोग हैं जिस पे हर चीज़ पे चर्चा के दौरान, मैं कहता हूँ हर एक चीज़ का एक डिसेबिलिटी का एंगल होता है। वो कौन बताता है, वो कौन तय करेगा, वो कौन लिखेगा? क्या हम इतना सोच के खुश हो जाएं कि आज के दौर में संवेदनशीलता बढ़ रही? बिल्कुल बढ़ रही है। सीधा सवाल ये है कि क्यों बढ़ रही है? मैं मानता हूँ कि ये एक चालाकी है सामाजिक प्रबंधन की। अगर वो ये नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? पढ़ ही कौन रहा है साहित्यकारों को? दुर्भाग्य से कह रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। तो मेरा मानना ये है,
जो सुबह के सत्र में भी बात हुई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिखें, कहानियाँ लिखें, आत्मकथाएं लिखें। आत्मकथा लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं उसे साहित्य की सबसे अधिक लोकतांत्रिक विधा मानता हूँ, क्योंकि महाकाव्यों के लिए ये सवाल उठता रहा कि उसका नायक कौन हो सकता है। उपन्यासों के लिए भी हमने ये सवाल पूछा। ये सवाल केवल आत्मकथात्मक लेखन के लिए नहीं पूछा गया। शुरुआत में पूछा गया कि आत्मकथा आखिर किसकी हो, और उसे तोड़ा दलित विमर्शकारों ने, उसे तोड़ा स्त्री विमर्शकारों ने, उसे तोड़ा विकलांग विमर्शकारों ने। वेद प्रकाश वर्मा सर की आत्मकथा की जो चर्चा हो रही थी, आप सब लोग पढ़नी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है वो। और आप देखेंगे कि कैसे चीज़ें टूट रही हैं, नहीं तो साहित्य में एक मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाएगी। सुबह किसी ने ललित कुमार जी का जिक्र किया था। उन्होंने कई फेसबुक पेजेस पे, मैं दुर्भाग्य से कह रहा हूँ ये बात, ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी को, वो स्वनाम धन्य विकलांग विमर्श के जन्मदाता हो गए हैं। उन्होंने ये मान लिया है कि उनकी आत्मकथा से विकलांग विमर्श की शुरुआत हुई, जो कि एक गलत बात है। तो हम सबको आगे आके, हम सबको अपनी अपनी कहानियों के माध्यम से, बजाय ये सोचे कि उन्हें कौन पढ़ेगा, बजाय ये सोचे कि उन्हें कौन लिखेगा, आप जितनी भी कहानियों को जानते हैं उनको कहें, लिखें। नहीं लिख सकते हैं तो सोशल मीडिया पे किसी और प्लेटफॉर्म से उन्हें लोगों तक साझा करें। समकालीन परिदृश्य मुझे लगता है बहुत लोकतांत्रिक है। विकलांगों के पास आज बहुत से ऐसे हथियार हैं कम्युनिकेशन के जो पहले नहीं थे, और मैं मानता हूं कि आज का जो धुंधलका है वो आज से 2 साल 3 साल बाद छंट जाएगा। ऐसी संगोष्ठियां अगर लगातार होती रहें तो विकलांग विमर्श की एक साफ सुथरी व्यवस्थित सैद्धांतिकी हम बना पाएंगे। धन्यवाद। 2-3 बातें मैं यहाँ पर बीच में कहना चाहूँगा कि जहाँ तक आत्मकथात्मक साहित्य की बात मिश्रा जी ने कही, वो 100% सत्य है कि इस तरह का साहित्य जब तक समाज तक पहुँचेगा नहीं, तब तक शायद बहुत सारी रूढ़ियों का भी विघटन जिसकी बात की जा रही है वो शायद मुश्किल हो और नहीं हो पाएगा। इस अकिंचन ने भी एक आत्मकथा लिखी हुई है जिसका नाम है सफ़र की धूप। यदि आपको मौका लगे तो वो आप अवश्य पढ़िएगा और मुझे आदेश कीजिएगा, मैं आप सब तक उसे पहुंचाने का प्रयास करूंगा। सोशल मीडिया की बात कही मिश्रा जी ने, तो वो भी बिल्कुल सत्य है। हम सबके फेसबुक पेजेस हैं और टेक्नोलॉजी की कृपा से फेसबुक काफ़ी एक्सेसिबल भी है, क्योंकि जब सोशल मीडिया की बात आती है तो कई सारा सोशल मीडिया एक्सेसिबल नहीं है। आजकल सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया जो है वो इंस्टाग्राम है, लेकिन इंस्टाग्राम ना तो iOS पर ठीक से एक्सेसिबल है, ना एंड्रॉयड पर और ना ही विंडोज़ पर। तो जो सोशल मीडिया एक्सेसिबल है उस पर तो हम अपनी बात अपना रख सकते हैं, अपना साहित्य रख ही सकते हैं। मैं तो इसको बम्बार्डिंग कहता हूँ। मैं कहानी लिखता हूँ, मैं आपको अपना अनुभव बताऊँ कि मैं कहानी लिखता हूँ और महीने में एवरेज 2 कहानियाँ मैं हिंदी के टॉप लेवल के मैगजीन्स को मैं भेजता हूँ, चाहे वो हंस हो, चाहे समकालीन भारतीय साहित्य हो, चाहे वो वागर्थ हो, चाहे साहित्य अमृत हो, जो भी पत्रिकाएँ हैं मैं उनको बम्बार्डिंग करता हूँ, भेजता हूँ। और उसमें से आधी कहानियाँ तो विकलांग विमर्श की होती हैं और आधी कहानियाँ मुख्य धारा की होती हैं। धड़ाधड़ रिजेक्ट होती है मेरी कहानियाँ, लेकिन मेरा अनुभव यह है पिछले 5 साल का कि मैं यदि 100 कहानियाँ भेजता हूँ तो उसमें से 20 छपती हैं, 80 रिजेक्ट होती है। तो रिजेक्ट तो बड़े से बड़े लेखकों की होती है। मेरी बड़ी दीदी है सूर्यबाला जी, उनका वरद हस्ता है मुझ पर, तो वो भी मुझे कहती है कि भाई आशुदानी तुम्हारी 20% कहानियाँ तो छपती है ना, इतने साल से मैं लिख रही हूँ, कम से कम 40-45 साल से वो लिख रही है, तो मेरा भी यदि तुम प्रतिशत लोगे तो मेरी भी 25% कहानियाँ ज़्यादा छपती नहीं है, 75% आज भी रिजेक्ट होती है। तो रिजेक्ट करना तो संपादक का गुणधर्म होता है। तो आप बम्बार्डिंग करते हैं। जब भी रजनीश ने किसी ने तो भी प्रश्न पूछा था तो उसका उत्तर भी यही है कि हम सामान्य जनों तक कैसे पहुँचेंगे, तो उत्तर यही है कि बम्बार्डिंग करो। वही एक है, वही एक सिद्धांत है। चाहे वो दलितवादी हो, स्त्रीवादी हो या कोई भी मूवमेंट वाले हो, सड़कों पर उतर आते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं, पत्थर फेंकते हैं।
कम से कम हम ऐसा तो नहीं करते, अपने साहित्य की बम्बार्डिंग तो कर सकते हैं ना सामान्य सोसाइटी पर। तो मेरा पैगाम तो मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे इस थ्योरी में यदि आप बम्बार्डिंग करने लगेंगे तो हमारा साहित्य भी, मेरा ऐसा मानना है, ये मैं बड़ी रफ बात कह रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं तो ज़रूर पहुँचेगा, किसी न किसी कान पर तो ज़रूर जाएगा। बात को आगे बढ़ाते हैं, वही सवाल हम दिनेश जी के पास जाएंगे। तो एक बार फिर से तो मैं यही बात करूंगा कि यदि हमें अपने विचार दुनिया को विस्तार देना है, एक रूप देना है, तो उसके लिए जितने भी दुनिया में पॉपुलर शब्द हैं, सबसे पॉपुलर हिंदुस्तान के कल्चर से एक पॉपुलर शब्द है योग। विचार योग, भाव योग, कर्म योग, जितने भी योग हो सकते हैं उसको विकसित करने की ज़रूरत है। हम चाहे शोध पत्र लिखें या फिर कहानी या कविता, वो बहुउद्देशीय और बहुविकल्पी अगर हो तो रियल में हिंदुस्तान के कल्चर का रिप्रेजेंटेशन है, और उतने हमारे पास रास्ते हैं दुनिया को समझाने को और जोड़ने को। लेकिन फिर से एक एग्जाम्पल मैं कुबले माला से दूंगा, जो जैन ग्रंथ है, 8th सेंचुरी में लिखी गई थी, ये अपभ्रंश भाषा में है, और इसमें यही लिखा है कि एक कहानी है उसमें कि एक जंगल है जिसमें आग लग गई और बहुत से लोग आग से बचने के लिए सभी लोग भाग गए, यहाँ तक पशु पक्षी भी भाग गए, लेकिन सिर्फ 2 लोग बचे। एक आँख से अंधा और दूसरे पैर से लंगड़ा। 2 लोग बचे और दोनों बचने की कोशिश कर रहे थे। जो दृष्टिबाधित है दौड़ा मगर बच न सका क्योंकि आग में गिर गया, कहानी में दिखाया जा रहा है। और जो वो इसलिए जल गया, दूसरा जो पैर से विकलांग है वो इसलिए जल गया क्योंकि भाग न सका। तो ये कहानी है कुछ। तो इसमें इस कहानी का एक दर्शन है कि जो कुछ भी है उसे यथार्थ में अगर स्वीकार करके प्रयत्न किया जाए और अपनी ताकत को बढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम कभी कभी भाव विवेक, ज़्यादा ही भाव विवेक हो जाते हैं, और इसलिए शायद कुछ बाधाएं हमारे विकास में आ जाती हैं, हमारे विस्तार में आ जाती हैं। हमें उस मनोविज्ञान को भी समझना पड़ेगा। शायद आशुदानी सर मनोविज्ञान में भी रुचि रखते हैं, तो हमें उस बात को भी समझना पड़ेगा कि लोग हमें क्यों जोड़ते हैं, हमसे क्यों योग लगाते हैं, क्यों नेह लगाते हैं। और इस बात को समझ करके ही ये बात समझना पड़ेगा। लेकिन हमें उन योगदान देने वालों को भी नहीं भूलना चाहिए जिनके सहयोग से हम सबका अस्तित्व है, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं, बिना सहयोग के एग्जिस्ट नहीं करता है। सिंगल तो कुछ है ही नहीं, ड्युअलिटी है, 2 से अधिक हो सकता है, 2 से कम नहीं। अस्तित्व के लिए 2 से कम होना अपने आप में अस्तित्व के लिए खतरा है। तो कोई विमर्श भी अगर एकल चलना चाहे तो नहीं चल सकता, उसके बहुत से सेक्ट्स हैं, चाहे मार्क्सिस्ट हो, फेमिनिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, कुछ भी हो, राइटिस्ट, नेशनलिस्ट, कुछ भी, सवर्टनिस्ट, कोई भी हो, वो सबका अपना अपना अस्तित्व है। सो ये बात कहते हुए कि हमें बहुअस्तित्ववाद में विश्वास करते हुए, जो कि हमारे संस्कृति का एक मूल आधार है, और ऐसे लोगों की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को मोल्ड करने की ज़रूरत है जो बहुलता में विश्वास करें, और एक ऐसा हो जिस एक को बनाने में बहुतों का अस्तित्व, बहुतों का योगदान हो। एक ऐसा ना हो कि एक से एक बनता है ऐसा ही कोई समझता हो, तो ये पागलपन है। एक से एक नहीं बनता, कोई भी एक, ये बिल्डिंग एक ले लो, इसमें बहुत सारे घटक हैं, मैं या आप, कोई भी, इसमें भी बहुत सारे घटक हैं। तो अकेले अपने आप में कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए विकलांगता विमर्श की ताकत इस बात में निहित है कि ये डिस्कोर्स। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि हमने अध्ययन से ये जाना है कि
हम में से अधिकांश लोग आरंभ करने में माहिर हैं। हम बहुत जल्दी पृथक और बार बार आरंभ कर देते हैं। आरंभ करने में हमारी चूक नहीं होती है, लेकिन आरंभ को निरंतरता में बदलने में भारी चूक होती है। और बहुत प्राचीन काल से हम देखते आ रहे हैं, हर काल में हम किसी के ज्ञान की निरंतरता में आगे नहीं बढ़ते, बल्कि ज्ञान की पृथकता में और नव आरंभ में विश्वास करते हैं। नव आरंभ की ये भारी चूक है कि हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते, या विकलांग व्यक्ति या भारत या हिंदी, ये जो कुछ भी इसमें हम अपने पिछड़ेपन का बोध करते हैं, इसके पीछे वजह है कि डिस्कोर्स या सही सलामत ढंग से निरंतरता में चर्चा परिचर्चा न हो पाना है। धन्यवाद। बहुत गहराई से दिनेश भाई ने विश्लेषण किया है। फिर से वही अपने मूल सवाल पर आ जाता हूँ जिसकी चर्चा चल रही है कि क्या समकालीन कथा साहित्य अधिक संवेदनशील हो रहा है, विशेष रूप से विकलांग और विकलांगता के प्रति। अति संक्षिप्त टिप्पणी चाहूँगा दीपक भाई से। जी, मेरा अगर सीधा सा उत्तर माना जाए तो हाँ, उसका कारण है। उसका कारण यह है कि एक तो हमारी विजिबिलिटी बढ़ी है, हम लोगों की नज़र में आए हैं। अच्छा, दूसरा कारण अलग है। दूसरा कारण यह है कि दुनिया को खास तौर पे चिंतन करने वाले वर्ग को ये एहसास हो रहा है कि विकलांगता केवल विकलांग लोगों का विषय नहीं है, अपितु ये उनके घरों की बात है, उनके आसपास की बात है, और कभी न कभी वो भी जिंदगी में अपने विकलांगता को महसूस करेंगे और कर रहे हैं। दरअसल समस्या ये है कि हम लोग पैकेजिंग ढंग से नहीं कर पाते हैं। सच्चाई ये है कि दुनिया का कोई भी इंसान हो, किसी न किसी तरीके से विकलांग है। अगर विकलांगता का अर्थ इम्परफेक्शन है तो दिस इज रूल ऑफ द नेचर। हर कोई इम्परफेक्ट है। 21 प्रकार की विकलांगता है। अब डॉर्फिज्म नहीं था, आ गया ना 2016 में, ऐसी रेक्टेक्विंटम विकलांग बन गए। और हमें पता है अभी हमारा यहाँ डिस्कोर्स चल रहा है, हर 1 मिनट में कोई विकलांग हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। और इफ वी लिव एनफ, जो लोग विकलांग नहीं हैं वो भी विकलांग हो जाएंगे ओल्ड एज बढ़ते बढ़ते। तो विकलांगता क्या है फिर? ये डाइवर्सिटी है। इट्स पार्ट ऑफ बीइंग, इट्स पार्ट्स ऑफ बीइंग ह्यूमन। ये मानव का एक पहचान विशेषता है, क्योंकि अगर वल्नरेबिलिटी विकलांगता है तो हम सब वल्नरेबल है, अगर स्ट्रेंथ विकलांगता है तो हम सब के पास स्ट्रेंथ है। तो ये बात हमें समझानी होगी। एक कॉन्सेप्ट आता है TAB, टैब। टैब का क्या मतलब है? टेम्परली एबल्ड बॉडीज। सो ऑल ह्यूमन बींग्स आर टेम्परली एबल्ड बॉडीज। ह्यूमन ही क्या, जानवर भी ले लीजिए, क्योंकि ये टेम्पररी है। जो बॉडी की फिजिकलिटी है, हेल्थ है, सब टेम्पररी है। तो जब हर कोई किसी न किसी क्षण वो डिसेबिलिटी का एक्सपीरियंस कर रहा है, तो फिर उसके एहसासों को वो समझाने की जरूरत है। वो एहसास उसके पास है, उसको एहसास ही नहीं है कि उसको विकलांगता का भी एहसास है। ये साहित्यकार का काम है। और आज के साहित्यकार घनश्याम सर एक साक्षात उदाहरण है हमारे सामने। मैं तो इनकी कहानियों का मुरीद हूँ। हमारे सामने गौरी मैडम है, बहुत अच्छी कहानियाँ लिखती हैं। और सिसोदिया जी ने कई किताबें लिखी। अभी हाल ही में डॉक्टर मनोज कुमार जी की पुस्तक प्रकाशित हुई, वो उपन्यास सूरज। तो ऐसे ऐसे लेखक लिख रहे हैं, और जरूरी नहीं आत्मकथा ही लिखें, जिसको जो पसंद है। कोई कविता करना चाहे, मैं भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ी बहुत मेरी चेतना, मेरे एहसास आ जाए कविताओं में, शायरी में। तो ऐसे जो सूट करे आपको विधा, उसमें बात करिए, पर आपको बात करने का सलीका आना चाहिए, कलात्मकता आनी चाहिए। अगर आप में दम है बात को कहने की, सलीका आप जानते हैं, तो दुनिया सुनेगी। ये लिख के मैं देता हूँ आपको। धन्यवाद। दीपक भाई की ये बात से एक उदाहरण याद आ गया, उससे मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि दुनिया सुनेगी, आपको सलीका आना चाहिए। मेरी एक कहानी है रबर की गुड़िया। उसका थीम ये है कि अक्सर हम शादी ब्याहों में या अलग अलग कार्यक्रमों में जाते हैं और वहाँ बहुत ऊंची आवाज़ में DJ, जिसको आजकल कहा जाता है, DJ बजता है।
तो वहाँ यदि कोई दृष्टिबाधित, खास करके पूर्णतः दृष्टिबाधित व्यक्ति मौजूद हो तो वो वहाँ डबल हैंडीकेप हो जाता है। उसको किसी की कोई बात सुनाई नहीं देती और किसी से वो कोई बात कर ही नहीं सकता। तो अभी ये मेरी एक कहानी हो गई। अभी मैंने परसों बैठ के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ पढ़ी कि अभी हमारे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव हुआ, आजकल सभी जगह होता है। तो गणेशोत्सव में डीजे की लेवल इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि नागपुर जैसे शहर में कम से कम 10-12 लोग जो है वो परमानेंटली डेफ हो गए। इतना ज़्यादा उसका लेवल बढ़ गया। तो अभी दीपक कह रहा था कि किसी न किसी तरह से सारे लोग हैंडीकैप हैं। अभी तक दृष्टिबाधितों को वो समस्या हो रही थी, अब ये जो लोग डेफ हो गए वो थोड़ी दृष्टिबाधित थे, समस्या तो सेम है। तो इसलिए सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अभी दिनेश भाई भी कह रहे थे कि कुछ भी एकल में नहीं होता, हम मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, मुख्य धारा हमसे जुड़ी हुई है। बस बात यह है कि आप बात कहिए और आप बात कहेंगे तो दुनिया सुनेगी। मेरी और एक कहानी अभी भी आई थी, आवाज़ दो। उसमें एक दृष्टिबाधित पात्र होता है, वो आवाज़ देता है, भिड़ते ही कहता है कि भाई तेजू आ गया है, कोई है क्या मुझे मदद करने वाला। आप पुकारो तो सही, आप आवाज़ दोगे तो दुनिया सुनेगी। और ये इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह के जो सेमिनार्स हो रहे हैं, खुले मैदान में कराएंगे, लोगों को खींच करके लाएंगे, जिनको दिखता है उनको भी लेकर आएंगे, तो हमारी आवाज़ कहीं ना कहीं तो ज़रूर पहुँचेगी। अभी कम से 2 सवाल, बहुत समय तो नहीं है, गौरी जी को और भी बहुत कुछ करना है, तो अभी शायद बैठी हुई है, खड़ी नहीं हो गई हो। हाँ, जब मैं कहूँगा तब खड़ी हो जाइएगा। हाँ, तो 2 सवाल ले सकते हैं ना हम लोग? हाँ, तो कोई भी 2 सवाल हम लेंगे। जी नमस्कार सभी पैनलिस्ट से। वैसे दोनों जो सेशंस हुए हैं, एक प्रश्न उठकर सामने आता है मेरे जहन में। विकलांगता का जो चित्रण है साहित्य में, उस पर जो बात हुई अभी, और उससे पहले विकलांग लेखकों पर जो बात हुई, अब सहज सवाल ये है कि विकलांगता जो चित्रण है विकलांगता का, वो एक नॉन डिसेबल्ड जब ऑथर करता है, लेखक करता है, और विकलांगता का चित्रण जब एक विकलांग लेखक करता है, क्या इन दोनों बातों में आप समझते हैं कि कोई मूलभूत अंतर होना चाहिए या होता है? अगर होता है तो क्या और क्यों? मैं कुछ कहूँ, 2 शब्द। मैं समझता हूँ कि उसमें मूलभूत अंतर होता है, क्योंकि एक आपने कहावत सुनी होगी, जातन लागे वो तन जाने। तो एक मूलभूत अंतर तो होता है और होगा ही लेकिन यदि ऑथर जो है वो संवेदनशील है, समाज में जो कुछ घटित हो रहा है, जितने भी समाज के वर्ग हैं उनके प्रति यदि संवेदनशील है, तो वो भी ऑलमोस्ट उतनी ही इफेक्टिवता से, उतनी ही प्रभावशीलता से विकलांगता की बात कह सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जी, मेरा ये कहना है कि मुझे लगता है केवल विकलांग जन कहते हैं और जो सो कॉल्ड सकलांग लोग कहते हैं, कोई बात अंतर होगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 2 विकलांग लोग भी अपनी बात कहते हैं तो उसमें भी अंतर होगी, और मेरा ये मानना होना भी चाहिए। ये बात सच है कि सबके अनुभव अलग हैं और सबके अनुभव कुछ मायनों में समान भी हैं। तो हमें इस पे जाने के बजाय कि अंतर हो, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या उसमें विकलांगता की चेतना है, इज देयर डिसेबिलिटी कॉन्शियसनेस। क्या हम वो जो पटल की बात कर रहे हैं, अनुभव की बात कर रहे हैं, जो वो आ रहा है कि नहीं। मुझे लगता है अगर केवल विकलांगजन ही अच्छे साहित्य लिख सकते हैं विकलांगता के, तो फिर स्त्री विमर्श में पुरुष लोग साहित्य अच्छा लिख ही नहीं पाते। फिर दलितों के बारे में केवल दलित ही लिखेंगे, वो डिबेट बहुत चलता रहा, यहाँ तक कि रंगभूमि को जला दिया गया। आपको बताना चाहूँगा, दलित लोगों ने ही जलाया कि भाई वहाँ पे गलत चमार शब्द का प्रयोग हुआ है, बहुत चीज़ें। लेकिन उससे क्या है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं ही बात कर सकता, हाँ, लेकिन मेरे अनुभव मेरे हैं और वो प्रामाणिक हैं। आपके अनुभव हैं आपके और प्रामाणिक हो सकते हैं, पर हमारे लिए वो अनुभव मायने रखते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे रूह तक जाए, हमारे अनुभवों को प्रमाणित करें। धन्यवाद जी। अगला सवाल कोई हो तो करें। ये जो हमने अभी सवाल उठा था कि 2 विकलांगता से आने वाले व्यक्तियों के एक्सप्रेशन में भी फर्क होता है, हो सकता है, होता है, मतलब उसका मैं एक उदाहरण सा देना चाहती हूँ, और वो
किताब लिखते समय हम लोगों ने महसूस किया। अभी जिक्र आया था कि जो किताब मैं निशा सिंह बोल रही हूँ, चंद्र निशा सिंह, एंड मैं मतलब दूसरे जिसे क्या सो कॉल्ड वाली जो सक्षमता है उससे बोल रही हूँ। और अनफॉर्चुनेटली आज शायद मैं माइनॉरिटी में हूँ यहाँ पर और अकेले मार्जिनलाइज्ड हूँ, एक या दो लोग ही हैं यहाँ पर जो, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। तो मैं बताना चाहती थी, आत्मजीवनी की बात उठी थी शायद पिछले सेशन पे। एक तो कौल साहब की बात की थी हमने, और दूसरी मित्तल साहब की नहीं, दूसरी किसकी बात की थी? हाँ, वेद प्रकाश जी की। वेद प्रकाश जी की किताब मैंने पढ़ी है पूरी की पूरी, और उसका जो दूसरा भाग उन्होंने दिया अपने मृत्यु से कुछ समय पहले ही लिखा था, जिसमें उन्होंने एक अंत प्रोवाइड किया अपनी कहानी को। तो उन दोनों में मतलब कौल साहब का तो हम इंटरव्यू कर रहे थे और वो खुलकर बात कर रहे थे हमसे, और वेद प्रकाश जी की किताब से मैंने ड्रॉ किया। दोनों लगभग एक ही समय के हैं और एक ही इंस्टीट्यूट में ब्लाइंड स्कूल अमृतसर के पढ़े हुए हैं, एक ही जगह के। दोनों के परसेप्शंस में दोनों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया उस जगह को, उसमें बेहद अंतर है। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उनके वेद प्रकाश जी के एटीट्यूड में कहीं ना कहीं अपने लिए एक सिंपैथी की रिक्वायरमेंट महसूस हो रही थी अपने लिए, मैं मेरे साथ। यहाँ तक कि जो उन्होंने अपनी पत्नी, उनकी पत्नी ने बहुत साथ दिया, उनका बहुत ध्यान रखा, सब कुछ किया उनके लिए, तो उसको भी वो कुछ स्लाइटली टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। इधर से कौल साहब एक फाइटर स्पिरिट से लिख रहे थे। उन्होंने कहीं पर भी ये बात नहीं आने दी। स्कूल था, अच्छा वहाँ पर पीछे कोई शमशान घाट भी था, पता नहीं, मुझे तो याद नहीं, मैंने सुना नहीं। और जबकि उनका वेद प्रकाश जी का कहना था कि अक्सर देखा गया है कि हमारी इंस्टीट्यूशंस ऐसी जगह पर बनती हैं जहाँ पीछे वो बिल्कुल या तो लोनली जगहों में होते हैं, या शमशान घाट होते हैं, या कब्रिस्तान होते हैं, इस तरह की बातें कही थी। और जो स्कूल की दशा थी उसको भी कौल साहब ने बहुत आसान तरीके से ले लिया था कि एक बार घुस गए तो ठीक है, बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। वो जो फाइटिंग स्पिरिट थी कौल साहब के टेम्परामेंट की, वो वहीं से डिस्प्ले पे आ रही थी, दिखाई दे रही थी। और अंत तक ये दोनों चीज़ें साथ साथ हमने दोनों किताबों में महसूस की, इंटरव्यू में भी महसूस की और उनकी किताब में भी महसूस की। तो आई थिंक आप किस वर्ग को बिलोंग करते हैं वो तो एक अलग सवाल है ही है, लेकिन उसके अलावा परसेप्शंस, एक्सपीरियंसेस, प्रेजेंटेशंस, बहुत चीज़ें अपनी अपनी होती हैं। और ठीक है, अच्छी बात है ना, डाइवर्सिटी है ये अपनी तरह की। जी, इस चर्चा सत्र में जिन 3 विद्वान महानुभावों ने हिस्सा लिया, दिनेश कुमार जी, दीपक गुप्ता जी और आशु मिश्रा जी, उनका तहे दिल से मेरी ओर से, AICB की ओर से और आयोजकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो भोजन के बाद इतनी ऊर्जा के साथ इस तरह के बौद्धिक सत्रों को सुनना अपने आप में एक चुनौती रहता है, लेकिन आप सब बहुत ही तन्मयतापूर्वक सुन रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए।